नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग राजस्थान डेली करंट अफेयर्स में आज बात करते हैं 12 अगस्त 2026 के संदर्भ में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी एक बार सेशन से जुड़े। आप सभी को मेरा राम राम, सभी को नमस्कार, राधे राधे, खमा गणी राजस्थान। एक बार सभी सेशन से जुड़े। एक बार सभी सेशन से जुड़े। चलिए, सुन पा रहे हो आवाज? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, आज 12 अगस्त पर हम लोग चर्चा करते हैं आपसे। चलिए, क्लास सेशन को शुरू करते हैं हम लोग आज। लीजिएगा, 12 अगस्त राजस्थान करंट अफेयर्स सूजय सार पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले खेल जगत। खेल जगत, बसंत ने ऊंची कूद में रचा इतिहास। खिलाड़ी बसंत है और इस बसंत ने ऊंची कूद में इतिहास रच दिया। ये चर्चा में क्यों आया बसंत? देखिए, राजस्थान के श्री गंगानगर अनूपगढ़ क्षेत्र गांव 12A के निवासी बसंत ने अमेरिका में आयोजित अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप की ऊंची कूद में स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। सिल्वर यानी रजत पदक जीता इसने। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। सिल्वर मेडल जीता है किसने? बसंत ने। तो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र गांव 12A के निवासी बसंत ने अमेरिका में आयोजित अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप की ऊंची कूद स्पर्धा में सिल्वर या रजत पदक जीता है। ऐतिहासिक उपलब्धि ये रही है कि बसंत इस अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा की ऊंची कूद में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। ये जो पहला शब्द आता है ना, ये बहुत ज्यादा परेशान करता है कि भारत के पहले एथलीट कौन बने। तो पहले एथलीट बने बसंत, और बसंत का संबंध राजस्थान के गंगानगर जिले के अनूपगढ़ से संबंध है। बसंत का संबंध ऊंची कूद से है, जिन्होंने हाल ही में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप जो अमेरिका में हुआ था, उसके अंदर इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। टूरिज्म इन ट्राइब्स, जनजातीय क्षेत्र का विकास। टूरिज्म इन ट्राइब्स और टूरिज्म इन ट्राइब्स, ये जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई एक योजना है। देखिए, इसका बजट ये प्रावधान जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाओं हेतु 306 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट यानी 206 करोड़ रुपए से अधिक का विकास इसमें चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर को शामिल किया गया है। यानी टूरिज्म इन ट्राइब्स के अंदर क्या क्या चीजों को शामिल किया गया है? तो इसमें महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट जो बनाया है, उसके अंदर चावंड को शामिल किया गया है। चावंड के बाद में महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में चावंड है। चावंड के बाद में इसमें हल्दी घाटी को शामिल किया गया। हल्दी घाटी के बाद में इसमें गोगुंदा को शामिल किया। इसमें कुंभलगढ़ को शामिल किया गया। इसमें दिवेर को शामिल किया गया। और इसमें किसको शामिल किया गया? उदयपुर को भी इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया। अरे, किसको शामिल किया गया है? उदयपुर को भी इसके अंदर शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग आगे। नेक्स्ट, 100 करोड़ का ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, यानी 100 करोड़ रुपए का ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का निर्माण हो रहा है, जिसमें नंबर 1 पे बनेगा बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में 49.40 करोड़ रुपए का इसका काम चल रहा है। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में 13.41 करोड़ रुपए का ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है। अन्य और क्या क्या शामिल स्थल है? तो मात्रकुंडिया चित्तौड़गढ़, सीता माता अभ्यारण्य व गौतमेश्वर महादेव मंदिर प्रतापगढ़, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा, ऋषभ देव मंदिर उदयपुर, इनको इसके अंदर क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अन्य धरोहर विकास क्षेत्र में बाई जी की बावड़ी गोगुंदा में है, करणी माता नीमच मंदिर उदयपुर में है, शिल्पग्राम डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में हेरिटेज वॉक है। ये सब किसके लिए है? ट्राइबल टूरिज्म सर्किट है। बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में जहां सोम, माई, जाखम तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम है। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में, ये मानगढ़ की पहाड़ी पर है। इसको लेकर हमारे और गुजरात के बीच में विवादास्पद है ये स्थान आज भी, मानगढ़ धाम वाला। अन्य शामिल मात्रकुंडिया चित्तौड़गढ़, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, इस सर्किट के अंदर शामिल है। सीता माता अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ वो भी है। गौतमेश्वर, जिसे भूरिया बाबा कहते हैं, ये प्रतापगढ़ के अंदर है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में, ऋषभ देव जी उदयपुर में। एक ध्यान रखना, बाई जी की बावड़ी कहां पर है? तो बाई जी की बावड़ी गोगुंदा उदयपुर में है। ये अच्छे से याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए,
सड़क निर्माण में नई स्वदेशी तकनीक एमएसएस, सड़क निर्माण में नई स्वदेशी तकनीकी आई है जिसे एमएसएस प्लस कहते हैं। ये सड़क निर्माण की स्वदेशी नई तकनीक विकसित की है। देखिए एमएसएस मुख्य बिंदु 7 अगस्त 2026 को जयपुर में भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी सड़क तकनीकी एमएसएस प्लस स्मार्ट मिक्स प्रो ऑटोमेटिक प्लांट का सफल लाइव प्रदर्शन किया गया। ध्यान रखना है कि 7 अगस्त 2026 को राजस्थान के जयपुर जिले में भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी सड़क तकनीक एमएसएस यानी जिसका मतलब होता है स्मार्ट मिक्स प्रो ऑटोमेटिक प्लांट का सफल लाइव प्रदर्शन किया गया है। विकासकर्ता कौन है इस तकनीक के? तो CSIR या CRRI सीरी के द्वारा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा यह विकसित की गई है जिसे MSS प्लस के नाम से जाना जाता है। इसका पहला परीक्षण कहां किया गया, लाइव टेस्ट कहां किया गया? तो जयपुर के अंदर किया गया, जयपुर की सड़कों के अंदर किया गया, 7 अगस्त 2026 को किया गया। आगे देखिए इसकी विशेषता, देखिए क्या विशेषता एमएसएस प्लस की? यह देश का पहला स्वचालित मोबाइल मिक्सिंग प्लांट है। यह देश का पहला स्वचालित मोबाइल मिक्सिंग प्लांट है जो मॉडिफाइड मिक्स सील सरफेसिंग एमएसएस के जरिए कम लागत में टिकाऊ सड़कें बनाता है। तो ध्यान रखना यह देश का पहला स्वचालित मोबाइल मिक्सिंग प्लांट है जो मॉडिफाइड मिक्स सील सरफेसिंग के जरिए कम लागत में टिकाऊ सड़कों का क्या करता है? निर्माण करता है। टिकाऊ सड़कों का क्या करता है? निर्माण करता है। नेक्स्ट देखिए 29वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन 2026, ये कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट थे वो लेकर आया हूं मैं कि 1 से 2 जुलाई 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया था 29वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन। एक इसको आपको याद रखना, एक ये भी चीज याद रखनी कि व्हाट्सएप पर ई मित्र सेवाएं सम्मेलन के दौरान ई मित्र की 27 प्रमुख सरकारी सेवाओं का व्हाट्सएप पर शुरू किया गया। ये जरूर ध्यान रखना ये संख्या आपको कि व्हाट्सएप पर कितने सरकारी सेवाओं को शुरू किया गया था। व्हाट्सएप पर 27 सरकारी सेवाओं को क्या किया गया? शुरू किया गया। नेक्स्ट देखिए प्रमुख स्थान या संस्थाओं के नाम चेंज कर दिए गए। देखो पुराना, इधर पुराना नाम है, इधर नया नाम है और उधर उधर इसका स्थान है वो कहां पर है। देखिए फाई सागर झील बहुत ज्यादा पूछी जाती है आपसे, इसको याद रखना। फाई सागर झील को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है बेटा? वरुण सागर के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के अजमेर में। एक ही आपका ये डीग नगर, अब क्या आपको अच्छे से याद रखना है कि जो डीग नगर है उस डीग नगर का नाम बदलकर आजकल ब्रजनगर कर दिया। ये ब्रजनगर कहां पड़ता है? डीग में पड़ता है। तो ध्यान रखना जो डीग शहर है, डीग जिला तो रहेगा ही मगर डीग जो शहर है उसका नाम ब्रजनगर कर दिया। आपका राज्यपाल जहां बैठता है उसे राजभवन कहते हैं मगर वर्तमान में उसे लोक भवन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना जो जयपुर में राज्यपाल जी जहां बैठते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? राजभवन। मगर आजकल उसे राजभवन के नाम से नहीं जाना जाता, आजकल उसे लोक भवन के नाम से जाना जाता है। होटल खादिम, ये आरटीडीसी की होटल है अजमेर में, होटल खादिम, जिसे होटल अजय मेरू के नाम से जाना जाता है। होटल अजय मेरू के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर है? अजमेर के अंदर है। ये जरूर ध्यान रखना इन चीजों को। होटल खादिम जिसका वर्तमान नाम क्या है? तो होटल खादिम जिसका वर्तमान नाम अजय मेरू होटल है। राजभवन का वर्तमान नाम लोक भवन है। डीग नगर का ब्रजनगर है। फाई सागर का वरुण सागर है। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल यहाँ ज्वाइन करना GKHM राजा ऑफिशियल के ऊपर। तो ये हमारे कुछ करंट अफेयर्स थे। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी देर के लिए सुजस पर। ये आपकी सुजस है 11 अगस्त की। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों से संवाद हो रहा है। सबका साथ सबका विकास की भावना, वंचित वर्गों का हो रहा है अभूतपूर्व उत्थान। ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, भजनलाल जी शर्मा। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री का आभार। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। माइलस्टोन्स बनेंगे महाराणा प्रताप सर्किट और ट्राइबल टूरिस्ट। देखो ये रहा, यहां से ले लिया मैंने। ये महाराणा प्रताप जो सर्किट है ट्राइबल टूरिस्ट का, ये पॉइंट मैंने यहीं से उठाया है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, जिसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हो गई वो मैंने आपको उधर से बता दिया गया। ये ट्राइबल सर्किट है डूंगरपुर का बेनेश्वर धाम, बांसवाड़ा वगैरह, मात्रकुंडिया, चित्तौड़गढ़, गौतमेश्वर, त्रिपुरा सुंदरी, ये यहाँ है। महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में होगा। ऐतिहासिक 206 करोड़ रुपए इसकी लागत से इसको विकसित किया जाएगा। ये तिरंगा यात्रा चल रही है, हर घर तिरंगा अभियान है। ये तिरंगा अभियान की वो है। आज पंचगोरों में बूंदी है, बूंदी है, बूंदी, बूंदी, रमणीय, रामगढ़, विषधारी, सुगंधित बासमती और लाल सैंडस्टोन।
राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित बूंदी प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक किलों और महलों, सीढ़ीदार बावड़ियों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम मीणा सरदार बूंदा मीणा से लिया गया है। इसका नाम मीणा सरदार बूंदा मीणा से लिया गया है। 12वीं शताब्दी में हाड़ा राव देव ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर बूंदी राज्य की स्थापना की। यहाँ की हरियाली, नदियां, झीलें, झरने इसे विशिष्ट पहचान बनाते हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भारत का 52वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। बूंदी के लिए पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उपज में चावल, एक जिला एक वनस्पति में धौंक, एक जिला एक उत्पाद में सैंडस्टोन, एक जिला एक उत्पाद में रामगढ़ विषधारी सेंचुरी और एक जिला एक खेल में कबड्डी को शामिल किया गया। ये देखिए पर्यटन स्थल, एक जिला एक पर्यटन में रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है। इसे रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 252 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये देश का चौथा टाइगर रिजर्व भी है, रामगढ़ विषधारी। खेल यहाँ का कबड्डी है, वनस्पति यहाँ की धौंक है, उपज यहाँ की क्या है, चावल है। ध्यान रखना, बासमती चावल। सैंडस्टोन यहाँ का, ये जो लाल पत्ती है सैंडस्टोन है, पत्थर वाला। ये सैंडस्टोन अपनी गुणवत्ता और मजबूती के लिए फेमस है यहाँ का। तो इस प्रकार आमजन को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रक्रियाओं सरल स्वभावी बनाएं, ये कमेटी ऑफ सेक्रेटरी की बैठक में कहा गया। अब बात करते हैं आपके वो 5 सवाल जो सुजस रोज पूछती है आपसे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर 2026 में राजस्थान का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहां किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 में राजस्थान का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहां किया गया, किस जगह पर किया गया? और कल मैं आपको बता के भी गया था कि राजस्थान के किस व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया था, राष्ट्रीय हथकरघा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाड़मेर के थे वो व्यक्ति, याद है क्या नाम? और इसका राइट आंसर होगा बेटा जयपुर। क्या होगा? जयपुर। प्रश्न संख्या 2 देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में मुक्केबाजी में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली राजस्थान की खिलाड़ी कौन है? बता दिया मैंने आपको ये कि राजस्थान की राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली राजस्थान की खिलाड़ी कौन है? मोना अग्रवाल, अरुंधति चौधरी, संध्या विश्नोई, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का संबंध तो है ही नहीं, अवनी लेखरा तो एक शूटिंग है। मोना अग्रवाल का संबंध भी शूटिंग से है, दो तो वैसे ही गए, जानते हैं तो। और इसका राइट आंसर है अरुंधति चौधरी कोटा। इन्हें बेटा मुक्केबाजी में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लेना इसको। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूजल रिचार्ज एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना, विदेशी निवेश को सीधे शेयर बाजार में लाना, प्रवासियों को राजस्थान में मुफ्त भूमि आवंटित करना, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलना। क्या है इसका राइट आंसर? कल ही तो पढ़ा के गया था मेरे भाई इस वाले प्रश्न को, और इसका राइट आंसर है ये वाला, भूजल रिचार्ज एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, जिसमें भी मैंने आपको संख्या भी बता के गया था कितने हजार, 45,000 बनाए जाएंगे, जिसमें अब तक पूर्ण कितने कर लिए हैं? 20,000। प्रश्न संख्या 4, ये देखिए, शेखावाटी, कल ही पढ़ के गए थे, शेखावाटी क्षेत्र की ऐतिहासिक हवेलियों, शेखावाटी क्षेत्र की ऐतिहासिक हवेलियां एवं उनके भित्ति चित्रों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? राजस्थान विरासत जीर्णोद्धार योजना, शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना, या फिर मुख्यमंत्री पर्यटन धरोहर योजना, या शेखावाटी सांस्कृतिक विकास योजना? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? राजस्थान सरकार ने जो योजना शुरू की गई है वो शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना है, जिसके अंदर 662 हवेलियां हैं। कितनी हवेलियां शामिल की है इसके अंदर? 662 हवेलियां शामिल की गई है इसके अंदर। और आज का लास्ट प्रश्न, पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उपज, एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत टोंक जिले की वनस्पति क्या है? टोंक जिले की वनस्पति क्या है? और आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? टोंक की, एक जिला एक उत्पाद में
टोंक जिले की वनस्पति का नाम है अमलतास। अरे क्या है? अमलतास। टोंक की वनस्पति क्या है? अमलतास। नीम अजमेर की है। नीम कहां की है बेटा? अजमेर की है। ये आपको अच्छे से याद रखना। अब बात करते हैं, कल मैं आपको पढ़ा के गया उसके 5 प्रश्न। 11 अगस्त के 5 प्रश्न में जो आपको पढ़ा के गया, ये तो उनके प्रश्नों के उत्तर तो आप जब ही दे पाओगे ना जब आपने कल की क्लास ली होगी ना श्रीमान जी। 11 अगस्त राजस्थान करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। आगामी प्रवासी आगामी प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन 10 दिसंबर 2026 को किस शहर में किया जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा, इतना टाइम थोड़ी लगता है। 10 दिसंबर को आगामी राजस्थानी प्रवासी दिवस कहां मनाया जाएगा? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। इसका राइट आंसर होगा जयपुर के अंदर होगा। कहां पे होगा बेटा? जयपुर के अंदर होगा। प्रश्न संख्या 2, एमएसएमई माइक्रो सूक्ष्म मीडियम एंटरप्राइजेज उद्योग के लिए कंसेंट टू ऑपरेट की अधिकतम समय सीमा 120 दिन से घटाकर कितने दिन कर दी गई है? कंसेंट टू ऑपरेट, पहले ये 120 दिन का हुआ करता था एमएसएमई के अंदर। ये एमएसएमई के अंदर 120 दिन का हुआ करता था। एमएसएमई से इसे घटाकर 120 दिन से कितना कर दिया? 60, 45, 30, 15। क्या आएगा? कितने दिन आएगा? तो इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया। और बड़े उद्योगों के लिए कितने दिन कर दिया गया? तो बड़े उद्योग 120 से घटाकर 60 दिन कर दिया गया। बड़े उद्योगों के लिए 60 दिन, तो आपका राइट आंसर सी होगा इसमें। प्रश्न संख्या 3 देखिए, फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सौरव घोषाल, सूरज कुमार चंद, महेश मानगांवकर या विक्रम मल्होत्रा? ये पहला पहला है ना, ये पहला पहला बहुत ज्यादा परेशान करता है। पहले भारतीय खिलाड़ी फिश वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप में, और इसका राइट आंसर है सूरज कुमार चंद। भरतपुर से है सूरज कुमार चंद। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना किस जिले के प्रताप बांध में की गई है? किस जिले के प्रताप बांध में की गई है? राजस्थान का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां पर है? यानी आपको एक चीज ये भी याद रखना है कि प्रताप बांध कहां पर है। प्रताप बांध कहां है? तो इसका राइट आंसर होगा अलवर के अंदर। पहला नमो डाइवर्सिटी पार्क अलवर में। चौथा, 5वां प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है। पूरे राजस्थान में विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फटाफट आंसर कमेंट कीजिएगा, किस तिथि को मनाया जाएगा? इतना टाइम लगता है क्या यार? 11 तारीख की पूछ रहा हूं, दिवस कब का लेकर आया था? 1 अगस्त का, 5 अगस्त का, 10 अगस्त का, 15 अगस्त का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 10 अगस्त 2026 को। और 10 अगस्त 2026 को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। और आप ये सब बताओगे 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया था? ये सब आप लोग बताओगे 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताओ रे बताओ। उत्तरी कहाँ पहुंच गए भाई? लफड़ा हो गया ना। चलो कोई नहीं, 7 अगस्त को बताओ कौन सा दिवस मनाया जाता है?
7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप बताओगे मुझे। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाते हैं बेटा विश्व सॉरी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय शाबाश हथकरघा दिवस। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना। और बरीगा राम बाड़मेर को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2026 से नवाजा भी गया है। बरीगा राम का संबंध कहां से है? बाड़मेर से। तो आज की आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर आपको शाम को 6:30 बजे फिर आपसे मिलते हैं। आप में अगर कोई चैनल पर नया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जाते जाते आप वीडियो को क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने मित्रों को बताएं। आपका प्यार और स्नेह मेरे ऊपर इसी प्रकार से बनता रहे ताकि क्लास में आपकी यथावत जारी रखूं। और ये मेरा मिशन है कि मैं आने वाले एग्जाम में, चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम हो राजस्थान की, आपका करंट अफेयर्स का कोई प्रश्न गलत नहीं हो, इसलिए मैं आपकी ये क्लास यथावत जारी रखूं। ये सब आपके प्यार और प्रेम की बदौलत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।